नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन। लेक्चर नंबर हमारा 17 है और ऑफिशियल लेक्चर हमारा 220 है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे एडमिशंस। मुकदमे के निपटारे में इनका बड़ा अहम रोल होता है। कई तरीके से आदमी एडमिशन करता है। देखिए, आपने वाद पत्र दाखिल किया, आप पार्टी हो मुकदमे, मतलब ये समझो आप प्लेंटिफ हो, आपने मुकदमा डाला। तो मुकदमे डालने के बाद में दूसरी पार्टी WS दाखिल करती है, रिटन स्टेटमेंट दाखिल करती है। वो वहां पर तुम्हारी कुछ बातें स्वीकार कर लेती है, कुछ अस्वीकार कर लेती है, कुछ पूरा का पूरा स्वीकार कर लेती है। कई बार पार्टीज नोटिस देती हैं एक दूसरे को, जनरल भी। तो वो कहता कि ठीक है सर, आपके पैसे निकल रहे हैं तो मैं देने को तैयार हूं, थोड़ा सा मुझे परेशानी हो गई थी, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके पैसे परसों तक भिजवा देता हूं। तो नोटिस मिलने पर वो आपको पैसे भिजवा देता है। तो कई बार पार्टी कोई परेशानी की वजह से परेशान भी होती हैं, तो मुकदमे वगैरह आपस में डाल लेती हैं और मन में मैलिस नहीं होती है। तो इन सभी बातों को देखते हुए ये एडमिशन का एक चैप्टर है, आदेश 12 में इस एडमिशन को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इसमें मैं कई सारे एडमिशंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो इन एडमिशंस को जरा समझने की कोशिश करें। और सीआरपीसी कहता हूं, सिविल प्रोसीजर कोड इसके बारे में एक स्पेशल व्यवस्था भी करता है। इसमें एडमिशन के लिए पूछने की व्यवस्था है, नोटिस द्वारा भी मालूम किया जा सकता है। तो चलो मैं जरा देखता हूं किताब के हिसाब से चलते हैं, जरा सा एक्ट भी, BN एक्ट से भी। तो इसके अंदर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से मामले को स्वीकार कर लेता है। जब कोई पक्षकार कोई तथ्य स्वीकार कर लेता है तो उसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना अनिवार्य नहीं हो जाता। अगर आप सपोज करो ये मान लो एक डॉक्यूमेंट है, आप ये मानते हो कि ये रजिस्टर्ड हुआ है, इस पे सिग्नेचर वगैरह सब जेन्युइन है, ये मैंने पेश किया है, आपको इसकी जेन्युइनिटी डाउटफुल नहीं है, मैंने आपको दिखाया, आप इसको एडमिट कर लेते हो, तो एडमिशन हो गया। तो फिर इसको किसी गवाह से बुलाने की, रजिस्ट्री कार्यालय से गवाह आए, वो आए, उसकी जरूरत नहीं होती। किसी डॉक्यूमेंट को तब ही सिद्ध करने की आवश्यकता होती है कोर्ट में जब दूसरी पार्टी कहती है नहीं सर, मैं इस डॉक्यूमेंट को मानता ही नहीं, मैं इसको इलीगल मानता हूं। किस कारणों से मानता हूं वो बता देता है वो, तब इसके एडमिशन की वैल्यू नहीं है, अर्थात फिर इसको सिद्ध कराना पड़ेगा, फिर इसको सिद्ध कराना पड़ेगा यदि दूसरी पार्टी मना करती है। लेकिन यदि पार्टी स्वीकार कर लेती है तो फिर इसको सिद्ध कराने की आवश्यकता नहीं। तो ये एक तरीका है। अब ये एडमिशन कई प्रकार से होता है और कई जगह होता है, इनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। ऑर्डर 12 को बाद में बताऊंगा, पहले आपको छोटी छोटी सी बातें इसके संबंध में बता दूं। एडमिशन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले बात, उन तथ्यों का एडमिशन जो फैक्ट से रिलेटेड है, उन तथ्यों का रिलेशन एडमिशन जो तथ्यों से रिलेटेड है, अर्थात फैक्ट का रिलेशन, फैक्ट का एडमिशन। एडमिशन मींस किसी चीज को स्वीकार करना। दस्तावेजों का एडमिशन, सूचना में दस्तावेजों का एडमिशन। अभिवचनों में एडमिशन, जब आप कोई WS दाखिल करते हो तो उसमें कुछ चीजें स्वीकार करते हो, कुछ अस्वीकार करते हो, तो उसमें
एडमिशन। अभियोजनों में स्वीकारोक्ति दो प्रकार की होती है। वास्तविक स्वीकारोक्ति जो अभिवचनों में दर्शित है, और प्रसन्नमालाओं में, जैसे प्रसन्नमाला इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया गया। तो वास्तविक स्वीकृति होती है और एक प्रसन्नमालाओं के माध्यम से भी पूछी जाती है, जिनका जिक्र 7 आदेश 7 नियम 5 में और प्रसन्नमालाओं में अंतर्विष्ट का 11 और 22 में है। आदेश 11 नियम 22 में है। एक और होती है लक्षित स्वीकारोक्ति, जो हम कर तो लेते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो कंटेंट्स को पढ़ने के बाद लगाया जाता है, अर्थ लगता है कि हाँ ये बात इसने ये एडमिट कर लिया इस तरीके से। वो अभिवचन के परिणाम के रूप में निकल के आती है, पूरा पढ़ लेते हैं हाँ भाई हाँ ये की है। तो आदेश 8 नियम 3 4 5 के तहत जो की जाती है। और कई बार पक्षकार करार कर लेते हैं, उसके द्वारा वो एडमिशन कर लेते हैं। तो तथ्यों की हुई, सूचना की हुई, अभिवचनों के द्वारा हुई, पक्षकारों के करार के द्वारा हुई और सूचना के द्वारा। हमने सूचना दी आदेश 12 के तहत, आदेश 12 के तहत सूचना दी, देख भाई ये डॉक्यूमेंट है, बता इसको बारे में क्या कहता है तू। अगर तू कहता है कि ये नकली है तो फिर हम आगे चलते हैं, और असली है तो बता, फिर क्यों टाइम खराब करें। इसमें कोर्ट की पावर भी है ऐसी बातें पूछने की, और पार्टीज भी एक दूसरे से पूछ सकती हैं। तो आइए आदेश 12 पे अब जिक्र करते हैं। ये चैप्टर कहलाता है एडमिशन। जब पक्षकार एक दूसरे के वाद को स्वीकार कर लेते हैं, या एक डॉक्यूमेंट को स्वीकार कर लेते हैं, या एक तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब फिर उस पर एविडेंस लाने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात ये टाइम सेविंग सिस्टम है। दिस इज ए टाइम सेविंग सिस्टम ऑफ सिविल लॉ। सूचना के द्वारा स्वीकारोक्ति ये क्या होती है? ऐसा इसे बेयर एक्ट से क्लियर करते हैं जरा। Any party to a suit may give notice by his pleading or otherwise in writing that he admits the truth of the whole or any part of the case of any other party. वाद का कोई भी पक्षकार अपने लिखित अभिवचन द्वारा या अन्यथा लिखित रूप से सूचना दे सकेगा कि वह किसी अन्य पक्षकार के पूरे मामले की या उसके किसी भाग की सत्यता को स्वीकार कर सकता है। लिखित रूप में भी आप ये स्वीकार कर सकते हो कि भैया मैं आपके मामले को एडमिट करता हूं। ये आदेश 12 नियम 1 की बात चल रही है। दूसरा, अब दस्तावेजों के बारे में आ जाइए। दस्तावेजों के बारे में क्या था? यदि सपोज करो एक दस्तावेज मैंने पेश किया और पेश किया कि आपके खिलाफ मेरा मुकदमा है, तो वहां क्या है कि मैं फिर मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी क्या? दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना। दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि ब्रैकेट में है ये, किसी दस्तावेज को सभी न्याय संगत अपवादों को छोड़कर सूचना की तामील के तारीख से 7 दिन के भीतर स्वीकार कर ले। अर्थात मैंने आपको एक नोटिस दिया, और वो नोटिस भी दिखाऊंगा कि नोटिस कहां है, कि भाई ये मेरा दस्तावेज है, आप इसे स्वीकार करते हो क्या? क्योंकि मान लो आप अगर स्वीकार नहीं करोगे तो इसमें टाइम लगेगा। रजिस्ट्री ऑफिस से, कार्यालय से आदमी आएगा, आदमी गवाह बुलाए जाएंगे, सारी की सारी चीजें होंगी। इसलिए पूछ लिया जाता है कि टाइम सेविंग के लिए। और ऐसी सूचना के पश्चात इंकार करने से या उपेक्षा करने की दशा में, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, किसी भी दस्तावेज को साबित करने के खर्च ऐसी अपेक्षा
या इंकार करने वाले पक्षवार दिए जाएंगे, चाहे वाद का परिणाम कुछ भी हो। सपोज करो मैंने आपको नोटिस दिया, आपने इंकार कर दिया, तो फिर वो जो खर्चे लगेंगे, गवाह बुलाने पड़ेंगे सब कुछ सिद्ध करने के लिए, वो आपके ऊपर आएंगे यदि आप जानबूझ के झूठी तरीके से उसको डिनाइल कर रहे हो। जब तक कि ऐसी सूचना न दे दी गई हो, किसी दस्तावेज साबित करने का कोई भी खर्च केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब ऐसी सूचना न देना न्यायालय की राय में व्यय की बचत है। आपको सूचना दी गई, आपसे क्या गया भाई देख ले ये डॉक्यूमेंट है, आजा उस दिन से 7 दिन के अंदर आजा और आके जो है इसको देख ले, तामील जिस दिन हो जाए उसमें, उससे 7 दिन के अंदर आके इस डॉक्यूमेंट को देख ले एडमिट करता है नहीं करता। अगर जानबूझकर कोई एडमिट नहीं करता है तो खर्चा उसके लिए ऊपर जिम्मेदारी आएगी जो जानबूझकर नहीं कर रहा है। अच्छा जी, इसको जरा रुक जाओ। अगर दस्तावेज को एडमिट कर लिया गया, दूसरी पार्टी आ गई और उसने आके एडमिट कर लिया, कोई हिल्लो जित नहीं करी, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए गवाह बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उस डॉक्यूमेंट को एडमिटेड माना जाएगा। अगर वो नहीं करता, मना करता, तो गवाह बुलाए जाएंगे, अन्यथा नहीं बुलाए जाएंगे। तो ये दस्तावेजों के एडमिशन के लिए नोटिस की प्रोविजन की बात करती है ये। अब क्वेश्चन ये है 12(3), दस्तावेजों को स्वीकृत करने की सूचना परिशिष्ट ग में प्रारूप संख्या 9 में ऐसे फेराफेर के साथ होगी जो परिस्थितियों से अपेक्षित हो। अब ये लाइन समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, इसे अंग्रेजी में पढ़ूंगा जरा सा। A notice to admit document shall be in the form 9 in Appendix C with such variation as circumstances may require। ये जो ये वर्ड लिखा है वेरिएशन एज सर्कमस्टांसेस मे रिक्वायर, देखिए क्या होता है, हम आपको नोटिस देते हैं, सपोज करो मैंने आपको नोटिस दिया, आप दूसरी पार्टी हो, तो क्योंकि हर मुकदमे के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो नोटिस जो है इस सीआरपीसी में उसका प्राविधान है। और वो क्या है, इसमें जो अपेंडिक्स जुड़ी हुई है, इस किताब के साथ जो अपेंडिक्स जुड़ी हुई है, ये हर एक्ट में मिलेगी आपको। जब भी कोई बेयर एक्ट खरीदोगे सीपीसी का, उसके अंदर हर एक्ट में सरकार की तरफ से जुड़ा हुआ है, सरकार की तरफ से तुम्हारे पे जुड़ा हुआ है, तो उसके जो प्रारूप है उसमें देनी है। लेकिन अमेंडमेंट क्या करना है उसमें, नाम, पार्टीज वगैरह, ये नहीं कि अकल के लिए नकल चाहिए जिसे कहते हैं। भाई नाम पार्टीज तो अपने ही भरोगे ना, अपने केस का पर्टिकुलर दोगे, उसके अंदर अपने वाद के पर्टिकुलर दोगे, किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, अपना लिखोगे, मोबाइल नंबर जो भी लिखना है वो लिखोगे जो उसमें लिखा। अब मैं उसको आपको दिखा देता हूं वो कहां मिलती हैं। इन किताबों के लास्ट में समन की, तामील की, चिट्ठी भेजने की, लेटर भेजने की, कमीशन की, सब की एक परिसूची बनाई गई है, सूची बनाई गई है, उसमें परिशिष्ट में बांटा उसको, उसके अंदर हर चीज का परफॉर्मा प्रारूप दिया गया है, जिसको मेरे को पेज के बिल्कुल एंड में चले जाइए आप। जैसे मैंने अभी आपको परिशिष्ट बताया, एक परिशिष्ट सी का अर्थात परिशिष्ट ग का प्रारूप 9, देखिए प्रारूप संख्या 9 लिखा हुआ है,
ये वो नोटिस है जो किताब में दे रखा है। इस नोटिस को भर के भेजना है आपको। इससे नीचे तथ्यों के रिलेटेड है, इस नोटिस को भर के भेजना है आपको। तो दूसरी पार्टी को ये नोटिस आपको भर के भेजना है, और जो टाइम मैं बता रहा हूं वो इसमें आपको याद रखने हैं। तो ऐसा ये नोटिस जाएगा जो हर सेक्शन के आगे लिखा हुआ कि कौन से सेक्शन का नोटिस जाएगा। तो आदेश 12 का नियम 3 यह कहता है, दस्तावेज की स्वीकृति के लिए सूचना पत्र जो जाएगा, पृष्ठ सी में जो प्रारूप दिया हुआ है 9, उसके स्वरूप में जाएगा। उसके अंदर चेंज कर लो आप अपने केस के मुताबिक। एक बार पढ़ के सुनाता हूं आपको क्या है। मैं आपको पढ़ रहा हूं, दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए सूचना, आदेश 11 नियम 3। आदेश 11 नियम 3, उसके अंदर दस्तावेज बनता होगा ना। ये आपको सूचित किया जाता है कि वादी, आप ये किसी की तरफ से भी हो सकता है, वादी या प्रतिवादी की तरफ। इसमें आगे निर्दिष्ट अनेक दस्तावेजों को इस तारीख में साक्ष्य में देने की प्रस्तावना करते हैं, और प्रतिवादी अपने प्लीडर या अभिकर्ता द्वारा का निरीक्षण किया जा सकता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि यदि वाद में साक्ष्य के रूप में इन सब दस्तावेजों को ग्राह्यता के बारे में सब न्यायसंगत अपवादों को छोड़कर अंतिम वर्णित समय में 48 घंटों के भीतर यह स्वीकार कर लें कि उक्त दस्तावेजों में से ऐसे दस्तावेज जिनके बारे में निर्दिष्ट है कि वे मूल दस्तावेज हैं, क्रमशः ऐसी लिखी, हस्ताक्षरित या निष्पादित की गई हैं थी, जैसे उनका क्रमशः लिखा जाना, हस्ताक्षरित किया जाना या निष्पादित किया जाना तात्पर्यत है। उनमें से जिनके बारे में यह निर्दिष्ट है कि वे प्रतियां हैं, वे सही प्रतियां हैं, और जिन दस्तावेजों के बारे में यह कथित है कि उनकी तामील की गई है या भेजा गया या प्रदत्त किया गया है, उनकी ऐसी तामील की गई या उन्हें ऐसा भेजा गया या प्रदत्त किया गया था। नाम, पता, प्लीडर का नाम, और प्रतिवादी जिसको भेजी जा रही है उसका एड्रेस, पता इस नोटिस में दिया जाए। उसको सर्विस करा दी जाएगी उसके वकील के पास जाके। अब हमारा वकील आपके वकील साहब के पास जाएगा और देके चला आएगा। तो ये आदेश 12 के नियम 3 में ये नोटिस देने का तरीका बताया गया। जल्दी जल्दी चलेंगे नहीं तो खत्म नहीं होता फिर। अब बात करते हैं, इसमें न्यायालय को भी शक्ति दी गई है। 12(3) में स्वीकृति के अभिलेखन की न्यायालय की शक्ति। यदि कोई पक्षकार 12(2) के नियम के तहत सूचना नहीं देता है दस्तावेज की स्वीकृति के विषय में, न्यायालय अपने समक्ष होने वाली कार्रवाई के दौरान उन पक्षकारों को दस्तावेज के विषय में स्वीकारोक्ति हेतु में कॉल अपॉन पूछ सकता है। कोई नोटिस किसी पक्षकार ने नहीं दिया या स्वीकृति नहीं दी, उसके जवाब न्यायालय पूछ सकता है, भाई बता, देखिए डॉक्यूमेंट है, क्या कहता है, एडमिट करता है या डिनाई करता है, और डिनाई करता है तो क्यों करता है। तो उसको स्वीकार या डिनाई करने के लिए उससे पूछ सकता है, मैं कॉल अपॉन, क्या दस्तावेज को स्वीकार करता है या इंकार करता है। तो ऐसा न्यायालय पूछ सकता है। ऐसे ही वो तथ्यों की, किसी विशिष्ट तथ्यों के बारे में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई विशिष्ट तथ्यों की स्वीकृति की सूचना जो है सुनवाई के लिए निश्चित तारीख से 9 दिन पहले देनी होती है। अगर कोई विशिष्ट तथ्य है तो उसकी सूचना 9 दिन पहले देनी होती है। ये जो एडमिशन किए जाते हैं, मान लो दस्तावेज आपने एडमिट कर लिया,
तथ्य एडमिट कर लिए कि फलाना आदमी फलाने दिन मरा था, फलाना आदमी तेरा चाचा लगता था, उससे पूछ लिया, हाँ लगता था। नहीं तो एविडेंस लानी पड़ेगी ना उसकी, फलाना तेरी मामी लगती थी, फलाना तेरा बच्चा था, फलाने दिन तूने ये काम किया था, फलाने दिन वो काम किया। अगर वो कहता कि हाँ किया है तो एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए गवाही लानी की जरूरत नहीं है। मना करता तो गवाही लानी है। अब ऐसे एडमिशन जब इकट्ठा हो जाते हैं सारे, जैसे मैंने बताया, तथ्यों के, सूचना के, अभिवचनों के, प्रश्न मालाओं के, जब ऐसे ये इकट्ठे हो जाते हैं और सूचनाओं के द्वारा स्वीकृति ये आ गई, जैसे डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया, तो ये स्वीकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं। इन स्वीकृतियों पर न्यायालय अपना निर्णय दे सकता है। न्यायालय, यही मैं बताना चाह रहा हूं, आदेश 12 नियम 6 और उसका उपनियम 1, न्यायालय पक्षकारों की प्रार्थना पर या स्वयं विवेकानुसार उचित प्रतीत होने पर अन्य प्रश्नों के अवधारण की प्रतीक्षा किए बगैर, अन्य प्रश्नों के अवधारण की प्रतीक्षा किए बगैर निर्णय सुना सकेगा या कोई आदेश दे सकेगा। वह निर्णय उस एडमिशन के संबंध में ही होगा, एट एनी स्टेज पर हो सकता है। ये एक मिनट रुकना पड़ेगा, कुछ चीज निकाल रहा हूं। ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यू के बाद भी हो सकता है। ये 12(6) उपनियम 1 की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये उस पर भी हो सकता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यू के बाद भी हो सकता है। 12(6) पढ़ता हूं, जहां अभिवचन में या अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से, तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी हैं, वहां न्यायालयवाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वरूपणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रसंग के अवधारण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे। आदेश 12 का नियम 6, उसका उपनियम 1 ये कहता है कि ये स्वीकृतियां जो एडमिशन पार्टीज ने किए हैं, जैसी कि आगे बताई गई हैं, अपनी प्लीडिंग्स में, नोटिस पर या प्रश्न मालाओं में जो और आगे बताई गई हैं, उनको अपना आधार बनाकर जजमेंट भी न्यायालय दे सकता है। और आगे सुनिए, जब कभी उपनियम 1 के अधीन निर्णय सुनाया जाता है, तब निर्णय के अनुसार डिग्री तैयार की जाती है और डिग्री में वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को उक्त निर्णय सुनाया गया है। तो 6 स्वीकृति पर निर्णय के बारे में कहती है, और ये एट एनी स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज मींस फ्रेमिंग इशू पर भी हो सकती है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, स्वीकृतियां कैसे कैसे काम करती हैं, क्या क्या करती हैं। जजमेंट ऑन एडमिशन इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, जजमेंट ऑन एडमिशन इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट बट ए मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 3678। AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 3678। Judgment on admission is not a matter of right but a matter of discretion of the court. तो court can pass order which is based on his discretion. अब 12(6) की बात करते हैं।
6(2) जो पढ़ भी दिया। आदेश पर तारीख डाली जाएगी। ये जो तरीका है, ये 1976 में एक अमेंडमेंट आया था, उसके द्वारा बढ़ाया गया है। अमेंडमेंट संख्या 104 द्वारा बढ़ाया गया है और इसका उद्देश्य न्याय को जल्दी कराने के लिए। तो अब ये नोटिसों में प्रसंग बना के भी, नोटिस बना के एक दूसरे को सर्व किए जाते हैं कि भैया क्या क्या चीजें स्वीकार करता, क्या क्या नहीं करता। तो ऐसा भी प्रचलन आदेश 12 में ये आया है और इसको आपके नोटिस में होना चाहिए। तो ये बताता है कि वैल्यू ऑफ एडमिशंस, ये टॉपिक था आदेश 12। टाइम लगता है गुरुजी, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। अब जैसे मैंने तथ्यों वाला नोटिस है, ये किताब जो है ना, में सब कुछ दिया हुआ है, बस आदमी पढ़ने से बचता है, थोड़ी मोटी होती है ना। तो अब ये तथ्यों के बारे में सूचना है, मुझे दूसरी पार्टी से टाइम बचाना है और अपने क्वेश्चन लिख के भेज रहा हूं मैं उसके पास। सुनो जरा, आपको सूचित किया जाता है कि वादी, जो भी, या तो वादी भी दे सकता है, प्रतिवादी, दोनों दे सकते हैं। इस वाद में आपसे अपेक्षा करते हैं कि वह इसमें अगर क्रम से निर्दिष्ट अनेक तथ्यों को केवल इस वाद के प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर ले, और प्रतिवादी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस वाद में साक्ष्य के रूप में ऐसे तथ्यों की ग्राह्यता के बारे में सब न्यायसंगत अपवादों को छोड़कर इस सूचना की तामील के 6 दिन के भीतर उक्त विभिन्न तथ्यों को स्वीकार कर ले। अब ये तथ्य हमने बता देते हैं, उसमें क्या है। यह है कि डे की मृत्यु 1 जनवरी 1890 को हुई है। यह है कि वह निर्वसित मर गया, बिना वसीयत करे मर गया। यह है कि उसका एकमात्र दर्जन पुत्र फलाना था। यह है कि मृत्यु 1 अप्रैल 1896 को हुई थी। यह है कि उसने कभी विवाह नहीं हुआ था। इस तरीके के प्रसंग बना के देते हैं। अब क्या है, जो दूसरी पार्टी है वो उसका जवाब जो है वो जवाब भी दे सकती है। अब वो जवाब दे, उसका जो परफॉर्मा वही है, ये सारे प्रश्न जो मैंने बोले वो सबका उत्तर इनने दे रखा है। तो ये परफॉर्मा सूचना के अनुक्रम में संख्या 11 है। 12 का नियम 5, 12 नियम 5 में ये आदेश 12 नियम 5 में इस तरीके से तथ्यों की सूचना भी आप दे सकते हो। तो भाई जो पूछना है पूछ लो, वो बता भी देगा। तो ये भी एक मेथड है गुरुजी। तो ये टॉपिक था एडमिशन का, किस तरीके से आप लोग एक दूसरे से सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर एडमिशन करा सकते हैं। तो हमारा टाइम इज ओवर। तो ये आज हमारा टॉपिक था एडमिशन का। आप पढ़ लें, बहुत छोटा टॉपिक है, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप इसको देख लें किताब से। मेरे से जितना बन पड़ा मैंने कोशिश की। नमस्कार। देख, मैं वादा कर रहा हूं आप इसे एक एक करके लेक्चर को सुने जरूर। सीपीसी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसका जो हवा बना पड़ा ना, सीपीसी समझ में नहीं आती, सीपीसी समझ में नहीं आती, आपको आ जाएगी। आप इसे पढ़ो, इसे मेरे साथ साथ वीडियोस को देखें और बेयर एक्ट को कंसल्ट करते चलें। लेकिन आप उसी आदेश को देखें जो मैं बता रहा हूं, जो आदेश मैं बता रहा हूं उसी आदेश को देखें, दूसरे पे मत जाओ। जो आदेश आज बताया जा रहा है आप उस आदेश पे पहले ध्यान दो, बाद में देखिए। जो आदेश हम छोड़ रहे हैं वो किसी वजह से छोड़ रहे हैं। अगर एक दो आदेश हम बीच में रह भी जाता है तो हम जानबूझ के, क्योंकि हमें टॉपिक वाइज आपके पहले जहन में ये बैठाना कि जो प्रोसीडिंग इंपॉर्टेंट है वो प्रोसीडिंग्स आपके दिमाग में बैठानी है। तो ठीक है, नमस्कार, बहुत टाइम हो गया।